हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे जो है क्रिया। क्रिया से संबंधित प्रश्न कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्रिया से संबंधित प्रश्नों को हम सरलता में ले लेते हैं और हमसे चूक हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखकर इसे एक बार तैयार कर लें तो हमेशा के लिए हमें जानकारी हो जाएगी और कभी क्रिया से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया। क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। धातु हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं, जैसे पढ़ में ना जोड़ने पर पढ़ना, उठ में ना जोड़ने पर उठना आदि। क्रिया के भेद निम्नलिखित है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया होती है। अगला है काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अगला है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा कृदंत क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया। क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किए जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख दो भेद हैं। सकर्मक। परिभाषा, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया स अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो उत्तर होगा चित्र, तथा गीता क्या बजा रही है, तो उत्तर होगा सितार। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला एक कर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, यह माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। छात्र सीख रहे हैं। इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं। अब है अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है क्योंकि कर्म प्रयुक्त नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा गाती है। अगला है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। पहला संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो
उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती है। दूसरा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ संज्ञा है, हथिया नाम धातु तथा हथियाना नाम धातु क्रिया। सूखा विशेषण है, सूखा नाम धातु तथा सुखाना नाम धातु क्रिया। अपना सर्वनाम है, अपना नाम धातु है और अपनाना नाम धातु क्रिया। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया, अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर सो गया। इन वाक्यों में खेलकर खेल मूल धातु और उसमें कर जोड़ने पर खेलकर बना एवं पढ़कर पढ़ मूल धातु और उसमें कर जोड़ने पर पढ़कर बना, ये दोनों पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु में ते से इस क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया। इसमें आते ही तात्कालिक क्रिया है। अगला है कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे क्रिया है चल और कृदंत क्रिया है चलना, चलता, चलकर। लिख एक क्रिया है, लिखना, लिखता, लिखकर कृदंत क्रिया है। अगला है काल के आधार पर क्रिया के भेद। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद है। भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत सुंदर गीत गाया। दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, कमल पुस्तक पढ़ रहा है। तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे दिनेश छुट्टियों में कश्मीर जाएगा, गार्गी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो दोस्तों, ये थी क्रिया। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।